हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला चैप्टर की दूसरी वीडियो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर जो भाई अभी प्रैक्टिस करने आए तो कोशिश करें कि उनके पास जो पुरानी नोट्स है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जाके नोट्स से एक बार वर्णमाला चैप्टर का पूरा रिविजन करके यहाँ पे आए तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो भी सीखें, ऐसा नहीं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने वर्णमाला का, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए, भाषा की हालांकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण, तो ऑप्शन के हिसाब से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं भाषा की इकाई की बात करूँ तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, उसके उससे बड़ी होती है वर्ण। अब चूंकि ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो हमने क्या टिक किया, वर्ण। अगर वर्ण भी ऑप्शन में ना होता तो क्या हम टिक करते, अक्षर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि, उससे बड़ी वर्ण, उससे बड़ी अक्षर, उससे बड़ी अगर बात करें तो शब्द, शब्द से मिलकर पद, पद से मिलकर वाक्य, वाक्य से मिलकर अनुच्छेद, अनुच्छेद से मिलकर अध्याय, अध्याय से मिलकर क्या बनता है, पूरा का पूरा बुक बनता है, रचना बनती है, ग्रंथ बनता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर सबसे छोटी इकाई की बात की है दोस्त, तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि नहीं है तो हमने क्या लगाया, वर्ण लगाया। वर्ण भी नहीं होता तो क्या लगाते, अक्षर। अगर पूछता भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो फिर आंसर क्या होता, वाक्य। अगर ये पूछता कि भाषा की सार्थक इकाई तो आंसर होता शब्द। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये पूरा का पूरा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप ये बातें नोट भी कर सकते हो क्योंकि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए स्क्रीन पे, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि भाई देखो, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ऊपर क्या है आपको पता है, ऊपर स्वर है, उसके बाद अयोगवाह है, फिर व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन में भी एक क्रम है, पहले स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, फिर संयुक्त है या जिनको हम जटिल व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब उसी में जो डा और ढा है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये इनका एक व्यवस्थित एक क्रम है, तभी इनको बोला जाता है व्यवस्थित क्रम। ठीक है, आपको पता है कि वर्णमाला 2 आधार पे हमारी लिखी गई है। नंबर 1 वैज्ञानिकता के आधार पे, और नंबर 2 जो भाषा व्याकरण वेद जो विद्वान है उनके आधार पे। 2 तरह से, तभी बहुत सारी चीज़ों में खिंचाव भी वर्णमाला में होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं वर्णमाला में व्यंजन पंचमा अक्षर की बात करूं तो उनको नासिक व्यंजन भी बोला जाता है और उनको अनुस्वार व्यंजन भी बोला जाता है, उनको पंचमा अक्षर भी बोला जाता है। तो वहाँ पे नासिक और अनुस्वार में एक दूसरे में खिंचावट होती है, तो उनको दोनों ही कहा जाता है क्योंकि भाषा वैज्ञानिकों का अपना कुछ कहना है और जो व्याकरणविद विद्वान है उनका अपना कहना है, तो दोनों की बातों को मान्य किया गया। ठीक है, तो ऐसा आपको खिंचाव देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कंठे दुनिया कौन सी? ऑप्शन में देखना है कंठे दुनिया। ठीक है, का और खा, या और रा, चा छा टा ठा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो का खा यानी कि जो का वर्ग है वो सारी कंठ की दुनिया, का खा गा घा ञा, ये सारी कंठ की दुनिया है। कंठ की दुनिया की अगर मैं और बात करूं तो अगर स्वर में बात करूं तो आ और आ, ये कंठ की दुनिया है। विसर्ग कंठ की दुनिया है। हा जो है वो कंठ की दुनिया है। ये सारी कंठ वाली दुनिया मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन। अब आपको मूर्धन्य छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो मूर्धन्य गा घा, जा झा, डा डा या पा फा। देखो जो मूर्धन्य दुनिया वो सब टा वाली होती हैं क्योंकि ये मूर्धन्य से ऊपर टच करके आती हैं। अब आप कहोगे भैया मूर्धन्य क्या होता है, तो देखो मैं बता दूं एक सेकंड में। जो जो दुनिया एक कंठ से उच्चरित होती है उनको कंठ बोलते हैं। जो तालु से, अब तालु क्या है, कंठ के जो ऊपर वाला भाग है या जो जीभ जो अंदर गुफा टाइप की है वहां से जो होती है उनको तालु बोलते हैं। ठीक है, अब मूर्धन्य क्या है, जो जीभ के आगे वाला भाग, जीभ के जो ऊपर जो है उसके जस्ट आगे वाला भाग यानी कि जो ऐसे करके होता है, टेढ़ा करके बालू के रेत जैसा, वो है मूर्धन्य। ठीक है, दंत क्या है, जो दांत से होता है। ओंठ क्या है, जो ओंठ से होते हैं उनके। ठीक है, तो ये सारी दुनिया है। काका काका ये सारी क्या है, कंठ है। चाचा चाचा ये क्या है, सारी तालव्य हैं। ठीक है, टाटा डाटा ये सब क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, उसके बाद क्या, ताता दादा ना ये सारी क्या है, दंत हैं। पापा बाबा माँ ये सारी ओष्ठ है। सारी मैंने क्लियर कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है का खा, जा जा, डा डा, पा फा। तो मैंने कहा था टाटा डाडा ये सारी क्या है, मूर्धन्य है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें आपको देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ में आपका रिवीजन भी कराना, ठीक है, ये हमारा तात्पर्य है। तो जिन लोगों को मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ वो लोग एक बार उन थ्योरी को रिवाइज करके आइए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चीज़ों को समझिए, नोट करिए, उनको भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ, का, गा, ता, था और पा, फा। देखो मैं बता दूं, प्राणत्व के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब वायु। अल्प प्राण जिनको उच्चारण करने में कम वायु लगे, महाप्राण जिनको उच्चारण करने में ज्यादा वायु निकले, महाप्राण। बात आती है कि अल्प प्राण, सारे स्वर जो होते हैं वो सारे, जितने स्वर होते हैं वो सारे अल्प प्राण हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें कम वायु निकलती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर हम लोग स्पर्श वर्गीय व्यंजन में जाएंगे तो वहां पे अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो तो खुद देखो, का कम वायु निकली, खा ज्यादा वायु निकली, तो का क्या हो गया? अल्प प्राण। खा क्या हो गया? महाप्राण। गा कम वायु निकली, अल्प प्राण। घा ज्यादा वायु निकली, महाप्राण। इया कम वायु निकली तो अल्प प्राण। यानी कि मतलब क्या है कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गए, और दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गए। चलिए अब पूछ रहा अल्प प्राण, तो भैया का, ठीक है, मुझे दिख गया बी वाला ऐसे ही, का अल्प प्राण, खा महाप्राण, गा अल्प प्राण। कम वायु निकली तो का और गा ये क्या होंगे? आपके अल्प प्राण होंगे। अब इसमें मैं ऑप्शन में आ और आ भी दिख रहा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके हिसाब से तो ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं जितने भी स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सारे स्वर आते हैं। और जो अनुस्वर है, यानी कि आ के ऊपर जो बिंदी रहती है, अनुस्वर है ये वाला, अगर मैं इसको आपको यूं बताऊं, जो अनुस्वर है ये वाला, अनुस्वर, विसर्ग, अनुस्वार, और जो आपके पहले, तीसरे, पांचवें वर्ग, ठीक है, ये सारे जो हैं, और उसके बाद में यारा, लावा, अंतस्थ, ये सारे अल्प प्राण हैं। क्लियर है? और जो बचे हैं वो क्या है? महाप्राण है। तो अल्प प्राण आप समझ गए। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही होगा, क्योंकि ये स्वर है आ और आ, तो वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसके हिसाब से जो ऑप्शन में बेस्ट है वो इसका बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक व्यंजन, आपको मैंने क्या अभी बताया था? मैंने कहा था कि भैया जो नासिक व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पंचमाक्षर। जितने भी पंचमाक्षर वो सारे क्या है? नासिक है। और व्यंजन की बात कर रहा तो नासिक व्यंजन सारे पंचमाक्षर है। पंचमा अक्षर में बात करेंगे तो आपको मिल गया ये इया, ठीक है, ये आपका मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय और आय वर्ड क्या कहलाते हैं? अब देखो आपको पता है कि भैया ए जो है ना, ए जो है वो किससे मिलकर बना? आ और ई से, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, तो ये मिलकर बना आ प्लस ई, ठीक है, ई। अब आ क्या होता है? कंठ होता है। ई क्या होता है? तालव्य होता है। तो आ और ई मिलकर क्या बनेगा? कंठ तालव्य। तो ये जो वर्ड है वो सब क्या कहलाए? कंठ तालव्य। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आयोग बहा वर्ण, देखो मैंने अभी आपके शुरू में कहा था कि वर्णमाला के भेद तीन होते हैं, ठीक है, कुल भेद तीन होते हैं, मूल भेद दो होते हैं, स्वर व्यंजन और अयोगवा। स्वर व्यंजन की बात खत्म होगी, बात आती है अयोगवा। तो अयोगवा अंग और आहा, यानी कि जिसे बात करें कि अनुस्वर और विसर्ग, वो जो होते हैं वो अयोगवा होते हैं। मूल दो ही होते हैं, टोटल चार होते हैं। दो तो ये हो गए, ठीक है, अंग और अंगहा, मतलब अनुस्वर और विसर्ग। दो और कौन कौन से बच्चे? एक हलंत और दूसरा चंद्रबिंदु। टोटल चार होते हैं, ठीक है, कुल चार होते हैं अयोगवा। मूल दो ही होते हैं। तो मूल दो ये वाले आपके कौन से? ऑप्शन नंबर डी वाले, अंग और अंगा, ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर को नासिक भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ ऑरली, तो इनको अगर आपको ऐसी समझ में आ रही, जो लोग पढ़े होंगे पहले कहीं भी या किसी से हमसे, तो उनको चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो लोग नए हैं उनको चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही, तो वो कॉपी पे नोट करके इनको लर्न कर लें। यही एग्जाम में पूछी जाती है, और ऐसे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है किस शब्द में द्वितीय व्यंजन? द्वितीय व्यंजन का मतलब है जो दो बार व्यंजन है, दो बार। जैसे आपको देखिए पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो दिल्ली में देखो ला ला दो बार आया, एक छोटा ला आधा ला, तो दिल्ली द्वितीय व्यंजन हो गया। बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। पूछ रहा शाह शाह शाह, पहले आप बताइए शाह 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 जो हा है ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोले जाते हैं, इनका नाम होता है ऊष्म संघर्षी, ठीक है ये। तो पूछ रहा है व्यंजन है प्रकंपित। देखो मैं बता दूं, प्रकंपित हो या लुंठित हो, प्रकंपित और लुंठित बोला जाता है रा को, तो याद रखना, ठीक है। इनको प्रकंपित या लुंठित वर्ड तो रा, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन ये 25 हैं। कौन कौन से आपको पता? का से लेकर माँ तक जो स्पर्शी व्यंजन है, या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है,
ये टोटल 25 है। मैं ज़्यादा तेज़, अगर आपको तेज़ अगर लग रहा हो तो स्पीड कम कर सकते हो। ठीक है, अब आती संघर्षी। ठीक है, अब संघर्षी देखो, एक इन्हें ऊष्म संघर्षी कहो तो ये शाशा शाशा होंगे, अगर इन्हें स्पर्श संघर्षी कहोगे तो ये चाचा जाजा होंगे। जैसे ये स्पर्श संघर्षी लिखा है डी में, तो स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा। वो स्पर्श संघर्षी सिर्फ 4 है वर्णमाला में। ठीक है, इसके नीचे अगर टा, ठा, डा, ढा, 4 जो है इनको बोला जाता है कठोर या कर्कश वर्ण। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी नहीं, लेकिन वो तो सा सा हा की बात कर रहा है, तो इसमें वर्ण संघर्षी दे रहे हैं ऑप्शन, तो इसका ये सही है। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये लिखें ऊष्म संघर्षी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो इन्हें ऊष्म संघर्षी कहना ज़्यादा उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप की सारी बातें आप समझ गए होंगे। कह रहा है अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है बताइए कि नवीन विकसित दुनिया, नवीन विकसित दुनिया कौन कौन सी है? जैसे खा, गा, ऊ, ए, ओ, शा, शा। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, नवीन विकसित दुनिया जो है वो, देखो मैं बता दूँ, खा, गा, जा, फा, इनके नीचे लगा होगा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगा होगा, तो वो इनको नवीन विकसित दुनिया भी कहा जाता है। इनको हिंदी, उर्दू और अरबी की दुनिया भी कहा जाता है। इनको आगत दुनिया भी कहा जाता है। इनको विदेशी दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये उर्दू और फारसी से ली गई हैं, तभी इनको नवीन विकसित दुनिया भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम है, काम एक ही है, व्यक्ति एक ही है, नाम है उसके अलग अलग, जो मैंने अभी आपको बता दिए। चलिए, कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष एक ही बात है। ठीक है, चलिए ऑप्शन से ले लेते हैं। तो देखो मैं बता दूं, जैसे का, खा, पहले और दूसरे वर्ग जो होते हैं वो होते हैं अघोष, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ग होता है वो होता है सघोष। ठीक है, तो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन तीसरे, चौथे, पांचवें जो वर्ग है वो है सघोष। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कहाँ मिलता है। तो का, खा, ये तो खा होगा नहीं क्योंकि ये दूसरे का है। ठीक है, अघोष है। चा, छा, ये भी पहले पहले। तो माँ, यारा, माँ, माँ जो है पापा बाबा, माँ लास्ट में है, तो बस यही होगा, क्योंकि लास्ट के जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, और ठा भी ये दूसरा आ गया, यानी कि खा, चा, ठा ये क्या है? अघोष है। एक बार फिर मैं इसको बता दूं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, 5-5 के क्रम में, का वर्ग, खा वर्ग। ठीक है ना, ये वाला का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ठीक है, दा वर्ग, ये उसमें जो पहले और दूसरे वर्ग हैं वो अघोष है, तीसरे, चौथे, पांचवें सघोष या घोष है, एक ही बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? देखो खा, ये तो मानक है, बिल्कुल वर्णमाला में मैं वो लिखा जाता है, धा भी लिखा जाता है, भा भी लिखा जाता है। तो जो ये ऐसा कुछ दिख रहा अलग टाइप का, यही है, क्योंकि हम लोग कभी देखते ही नहीं, अमानक है। पिछली वीडियो मैंने एक बताया था, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा मानक वर्ण है? तो झा को मानक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, झा को। चलिए आगे है, देखो मैंने शायद अभी ये बताया था कि ये का, गा, जा, फा, मैंने कहा था नीचे पॉइंट लगाओ। अभी मैंने थोड़े समय पहले शायद ऊपर, अभी आज की वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, अगर आप सुन रहे होंगे। तो मैंने क्या कहा था, वो अरबी फारसी की दुनिया है। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया था। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी? 33 है। स्वरों की मूलतः संख्या कितनी है? 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोग भाग मूलतः संख्या कितनी है? 2 है। चलिए, छा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा मूल स्वर है, घोष है, संयुक्त वर्ण, तालव्य है। तो आपको पता छा आती है किसके? संयुक्त वर्ण। और छा जो बना होता है वो आपका का और शा से मिलकर बना हुआ होता है, छा। ठीक है, तो छा जो मिलकर बना हुआ होता है वो किससे होता है? का और शा से मिलकर बना हुआ होता है। ये संयुक्त वर्ण है, या इसको जटिल वर्ण भी बोला जाता है। चलिए, और ये जो है ये का के बाद और खा से पहले छा से बने हुए शब्द हिंदी शब्दकोश में आते हैं क्रम के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखो लो, इन्होंने यही डाल दिया। ठीक है यार, तुम ये मैं समझना है कि इनको वो है, मैं ये ऐसे ही बोल देता हूँ और ले, ठीक है, प्रश्न वो बन जाते। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं इनको वो रटे हों। सच कह रहा हूँ भाई, अब कॉन्सेप्ट आता है, मैं सोच रहा हूँ बता दूं पूरा, तो वो मतलब आएगा नीचे। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम अभी मैंने बताया का के बाद, क्योंकि जो पहले वाला जो वर्ण होता है ना, का और शा, भी मैंने ऊपर आपको बताया है, उसी के बाद आता है, वो खा से पहले। अब जैसे मैं बात कर लूँ जैसे त्रा की, तो त्रा जो वर्ड है वो ता के बाद में आएगा, था से पहले आएगा। मैं बात करूँ ज्ञा की, तो जा के बाद में आएगा, यहाँ जा के बाद में आएगा, चा, छा, जा, जा, और झा से पहले आएगा, क्योंकि वो झा और यहाँ से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ज्ञा की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वो लो, ज्ञा आ गया,
देख रहे हैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आगे आ रहा है, ये मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, ठीक है। वैसे मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ मजे के लिए, मतलब खास बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आगे आ रहा है। खैर चलो, खैर आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको अगर चीजें सुन रहे होगे। वर्ण किन वर्णों के संयुक्त, तो जा और या नहीं, जा और या, जा धा तो अभी मैंने बताया था जा और यहाँ से मिलकर बना हुआ होता है, और पहला वाला होगा हलंत, हमेशा याद रखना। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष, ठीक है। तो अघोष मैंने बताया था पहले और दूसरे वाले अघोष होते हैं, तीसरे चौथे पांचवें वर्ग वाले क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। तो अब सारे स्वर भी सारे स्वर होते हैं वो भी अघोष ही होते हैं, ठीक है। तो आ भी अघोष होगा, ये बात याद रखना, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, अघोष बड़ बात पूछ रहा है तो जनरली व्यंजन में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन में, ए तो आपका है ही है, ठीक है। लेकिन जो अब देखिए, अब जैसे जा, तो भैया अगर हम लोग बाकी तो चा छा जा ये नहीं होगा, ये तो क्या हो गया, घोष हो गया। हा, अब देखो या रा ला वा ये घोष है और हा भी होता है, ये घोष है। और वो पूछ रहा अघोष, तो हा भी नहीं होगा क्योंकि हा भी आता है हा आता है घोष के अंतर्गत, जा आता है घोष के अंतर्गत। सा, अब देखो ये देखो सा शा शा ये आता है अघोष के अंतर्गत। तो इसके हिसाब से अघोष, अगर अघोष स्वर पूछता, मतलब सारे स्वर तो अघोष होते ही हैं, लेकिन जनरली वो वर्णमाला में पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से इसका डी वाला ज़्यादा सही होगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि जो जितने भी ऊष्म हैं, यानी कि जितने भी ऊष्म ने शुरू के तीन शा सा शा सा ये तीनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। लेकिन ये महाप्राण होते हैं, ये चीज़ याद रखना। चलिए, घा का उच्चारण स्थान, हमने आपको बताया का खा गा घा ये सब कंठ से होते हैं, पहली वाली दुनिया किससे होती है, कंठ से होती है। हा विसर्ग ये सब कंठ से, आ ये सब कंठ से होते हैं। चलिए, संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा श्रा ये कुछ भी मिल जाए इनमें से, ज्ञा मिल गया आंसर, ये सब संयुक्त व्यंजन है। एक और संयुक्त होता है, मैं आपको बता दूं, चलो, छत्र ज्ञा श्रा ये सबने पढ़ा, एक और होता है उसको बोलते हैं ध्या, क्या बोलते हैं, ध्या। ध्या मतलब दा और या से जो मिलकर बनते हैं, दा और या से जो मिलकर बनते हैं ध्या। जैसे विद्या वाला जो ध्या है ना, विद्या वाला, जैसे पद्य वाला, गद्य वाला, जैसे चलो मैं एक एग्जांपल, जैसे गद्य, तो गद्य एक ऐसे, गद्य को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, गद्य, ये गद्य। अब अगर बर्तनी में दोनों ऑप्शन में वो पूछे, गद्य बर्तनी पूछे तो बर्तनी में ये वाला बेस्ट होगा, इसको याद रखना। वर्तनी में अगर पूछेगा तो ये वाला सही होगा। चलो मैं इसको एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे विद्या, ठीक है। अब जैसे विद्या ये पांचवा संयुक्त वर्ण है, आपको पता है दा और या से मिलकर बना होता है ध्या। अब ये लेते क्यों नहीं है, लेते चार ही है, छत्र ज्ञा श्रा, छत्र ज्ञा श्रा चार ही लेते हैं, धा क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे ये नहीं होता है, इसको मान्य नहीं किया गया। अब इसी को विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्या, ये वाला। जनरली आपने ये भी सही मानते हैं, ये भी सही मानते हैं, बिल्कुल सही है सर, सही मानते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर ऑप्शन में बर्तन में पूछा जाए, अगर दोनों ऑप्शन हो तो आपका विद्या ये वाला ज़्यादा सही होगा। समझ रहा है मेरी बात। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण, अगला 22वां, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको इसमें ऐसा बताना कि भैया इसमें दंत नहीं, वो छाटना है। तो दंत वाले आपको पता है कि भैया दंत वाले कौन से होते हैं, कि अब इसमें ता था दादा ना, ठीक है, ता था दादा ना, तो जो टा जो अलग हो गया तो यही दंत नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका मूर्धन्य है, क्योंकि का वाले सारे क्या होते हैं, कंठ होते हैं, चा वाले क्या होते हैं, तालव्य होते हैं, टा वाले क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ता वाले क्या होते हैं, दंत होते हैं, पा वाले क्या होते हैं, ओष्ठव होते हैं। सिंपल, लो चारों हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन जिन शब्दों के अंत में आ आता है अनुस्वर आयोग व अंतस्थ अकारांत, उनको अकारांत कहते हैं। और बड़ा आए तो उनको आकारांत, ई आए तो ईकारांत, बड़ी आए तो ईकारांत, ऊ आए तो उकारांत, औ आए तो औकारांत। सारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर आपको मज़ा आ रहा है रियली में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करो यार, थोड़ा सा हमको भी एनर्जी आए आपके लिए कुछ करने के लिए। और शेयर वेयर कर दो यार इतना, ठीक है। तो कुछ कर दिया करो तो हमें भी मोटिवेशन मिले वहाँ से। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, और वो भी कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ऑफलाइन में इसी का मैं पैसा लेता हूँ और आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट्स वमेंट्स करके हमको मोटिवेट कर दिया करो, वीडियो को लाइक वगैरह मार दिया करो। खैर चलो, कमेंट्स कर दिया करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स और सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। छा वर्ण किसके योग से बनता है, छा। तो आपको पता है भैया छा जो है वो का और शा से मिलकर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मैंने आपको अभी बताया था, इसमें ज़्यादा बोलना नहीं है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, बता चुका हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं यानी कि व्यंजन छाटना है, तो आ उ ए स्वर होते हैं, ये व्यंजन हो गया, छोटी सी बात है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा टा वर्ग नहीं है, टा ठा डा डा
टाटा डाटा अड़ा, तो ये का वर्ग है और सारे टा वर्ग के हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, कौन सा पक्ष स्वर है? अब देखो जीवा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर, वैसे स्वरों के भी 4 होते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ यही लूंगा। जीवा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानो मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में आता आ, क्या आता है? छोटा वाला आ चिपका दो मध्य स्वर में, वो तो हो गया मध्य स्वर, जीवा के आधार पे मध्य स्वर। अग्र स्वर में ई और ए, यानी कि दोनों ई और दोनों ए, यानी ई ए, ये आते अग्र स्वर में, बाद बाकी सब पक्ष स्वर में। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं कौन सा पक्ष स्वर है। तो मैंने कहा था भैया कि ई और ए और आ को छोड़ दो, तो ये आ नहीं होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें जा भी है, ढा भी है, तो कौन सा पक्ष स्वर है? अच्छा स्वर है, तो जा तो स्वर है ही नहीं, ढा भी स्वर नहीं है भाई, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? ये आपको पता व्यंजन है, तो ये तो होंगे नहीं, वो स्वर की बात पूछ रहा है। तो स्वर, अच्छा स्वर में हमने कहा था कि छोटा आ मध्य स्वर है, ई और ए क्या है? अग्र स्वर है, बाद बाकी क्या है? पक्ष स्वर है। तो भैया जो आ है ना, ये होगा पक्ष स्वर। बड़ा आ, छोटा आ मध्य स्वर, छोटी ई बड़ी ई, छोटे ए बड़े ए अग्र स्वर, बाद बाकी पक्ष स्वर, तो बड़ा आ आंसर होगा। चलिए कौन अयोग वाह है? ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा कि कौन अयोग वाह है? विसर्ग, विसर्ग, यस मैंने कहा था अंगा और आहा ये क्या होते हैं? अयोग वाह है, विसर्ग है, महाप्राणल्प संयुक्त, ऐसा कुछ नहीं, और नहीं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान, छा, चा छा। ठीक है, तो चा छा क्या आएगा? आपका आएगा तालव्य। क्या है? तालव्य। मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, क्योंकि चा छा सबका करो तो ताल से ना, जो तालु है वहां से बार बार जीभ आती है, तो कहाँ है? ताल मतलब तालव्य। कई बार मैं इसको बता चुका हूँ आज की वीडियो में। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्र ज्ञा शा नहीं है। ठीक है, छत्र ज्ञा तो है ही। तालव्य व्यंजन चाचा जा जा, अभी मैंने बताया, तो चाचा जा जा ये हो गया। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? आपको पता है, या और लावा। तो भैया यारा लावा क्या है? आप बोलोगे अंतस्थ है। आगे बढ़ो। अनुनासिक का संबंध है, अनुनासिक, अनु माने पीछे, नासिक माने नसिका, यानी नाक से, यानी नाक से और नाक के पीछे, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है, यानी कि इनको चंद्रबिंद भी बोला जाता है, चंद्रबिंद। ठीक है, अनु माने पीछे, नसिका माने नाक, नाक के पीछे क्या? मुंह है, तो नाक और मुंह दोनों से, यानी कि चंद्रबिंद वाले सारे बंद, मतलब जैसे चांद, बांध, गांव, नाक, इनमें सबके ऊपर चंद्रबिंदु आती है ना, तो वो सारे अनुनासिक है। वायु के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक ये हो गया, एक है आपका अनुस्वार, जो जिनके ऊपर अंक की मात्रा, जैसे मयंक है ना, या के ऊपर अंक की मात्रा, तो जितने अंक वाले हैं वो हैं। एक होता है हिरनासिक, जो कि इस केवल मुंह से बोला जाता है, अनुसार नाक से बोला जाता है, और जो ये अनुनासिक है नाक मुंह दोनों से बोला जाता है। तो जो हिरनासिक है वो सारे बड़ का खा गा गा जो भी हम लोग मौखिक बोलते हैं मुंह से, वो सारे क्या है? कौन से हैं? निर्नासिक है। ठीक है, और जो अनुस्वार है उसमें सारे जो ऊपर अंक बिंदी, जैसे मयंक, स्वयं, संविधान, संस्कृत, संस्कृति, ये सारे, गंगा है ना, ऊपर जो अंक बिंदी, ये सब क्या अनुस्वार है। और जो अनुनासिक हैं, चंद्रबिंदु वाले हैं, तो उनमें जैसे चांद, बांध, नाक, आँख है ना, ये वगैरह, बांध, तो उनके ऊपर अंक बिंदु, तो ये क्या है? अनुनासिक है। अगला, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक क्या पूछ रहा है? अच्छा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के चतुर्थ, वर्ग के तृतीय, वर्ग के पंचमाक्षर। अच्छा हाँ, तो ये भी बता दो, अनुनासिक व्यंजन में बताया भी था अभी ऊपर, ये होते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, इन्हीं को अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं, इन्हीं को पंचमाक्षर भी बोलते हैं, इन्हीं को नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको पता है 11 है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है का, मैंने कहा कंठोष्ठ, अच्छा ये कंठोष्ठ मैं कंठ समझा, कंठ में का आएगा? कंठोष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठप, तो कंठ में मतलब आ और ओष्ठप मतलब ओ, आ और ऊ मिलकर क्या बनता? ओ। ठीक है, ओ और औ क्या होंगे? कंठोष्ठ होंगे, तो ओ औ में ये तो तीनों है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? और ये और नहीं मतलब औ होगा। ठीक है, रा पीछे इन्होंने लगा दिया, कोई बात नहीं, औ होगा इसका। भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम, ये बात देखो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वो होता है ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द बनता है उनसे, शब्द से फिर मिलकर क्या बनता है? वाक्य, वाक्य से मिलकर क्या बनता है? अनुच्छेद, अनुच्छेद से मिलकर क्या बनता है? अध्याय, ऐसे करके। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। शब्द ध्वनि नहीं, शब्द वाक्य ध्वनि नहीं, ध्वनि पहले आएगी, तो ध्वनि पहले आएगी तो डी है, ध्वनि फिर शब्द फिर पद फिर वाक्य। यस, मैं कुछ भी बोलता हूँ सबसे छोटी इकाई ध्वनि है।
ठीक है, फिर अक्षर, फिर वर्ण। जैसे मैंने अक्षर ले लिया का, मा, ल, अलग अलग 3 अक्षर हैं, इनसे तीनों को मिला दो, सार्थक ध्वनि कमल। कमल हो गया, शब्द हो गया। कमल का फूल, तो ये पद हो गया। कमल का फूल, 3 इसमें मिले शब्द। कमल का फूल, तो ये क्या हो गया, पद, पद हो गया। वाक्य क्या है, कमल का फूल तालाब में खिलता है, तो ये पूरा वाक्य हो गया। तो कहने का मतलब अक्षरों से मिलकर शब्द, शब्दों से मिलकर पद और पदों से मिलकर वाक्य की रचना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर, अगला प्रश्न है कंठ से लेकर विवरण के उत्तर क्या पूछ रहा भाई। कह रहा है निम्नलिखित उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेकर विवरण के उच्चारण व्यंजनों की सही क्रम है। कंठ, तालब, वर्ष, तालब, कंठ। अच्छा, तो देखो इसका सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, कंठ है, तो सबसे पहले कंठ वाला यही मिलेगा, कंठ है। ठीक है, फिर क्या है, फिर तालब्य है, क्योंकि भैया देखो इसके अंदर जो नहीं गुफा होती है, इसके उसके ऊपर, उसको बोलते हैं तालब या तालु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या है, मूर्धन्य है। मूर्धा बोलते हैं जो आपके जो जीभ है, जीभ के ऊपर का आगे वाला हिस्सा, इसका मूर्धन्य। ये वर्ष नहीं होगा, वर्ष और दंत एक ही बातें हैं। ठीक है, इसके बीच में आना चाहिए मूर्धन्य, वो इन्होंने नहीं लिखा है। उसके बाद फिर आते हैं दांत, दंत, दंत को ही बोलते हैं वर्ष। ठीक है, एक ही बातें होती है, दंत और बात। फिर क्या है, फिर है ओंठ, तो ओष्ठ, तो ये आपका सही हो। ठीक है, तो इसके पीछे तालब और वर्ष दंत के बीच में मूर्धन्य और होना चाहिए, तब ज़्यादा सही होगा। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला है भाई साहब पार्श्विक, इसको मैं बोलता हूँ पार्सल, तो पार्सल से याद कर लो। तो पार्श से पार्श्विक और ला से ला, तो पार्सल। ठीक है, इसका ट्रिक याद करना, पार्सल। ठीक है, तो आज के प्रश्न आपके दोस्तों ये हो गए हैं। तो लगभग मैंने 26 मिनट में आपके ये 40 क्वेश्चन, उनके साथ में बहुत सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं। मुझे लगता है कि 40 तो प्रश्न है और लगभग फैक्ट तो हमने बता दिए होंगे करीब 100 के आसपास, वो भी इन 25 मिनट्स में। तो आपको हमारा ये कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करो, मतलब उसको ज़रूर करो। ठीक है, वहाँ से हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा जय हिंद।